हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और यहाँ पे क्लास 6 से 8 की पूरी टीम आपके लिए रेडी है विद ऑल द सब्जेक्ट्स। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियोस को वॉच करना है, वो भी बहुत कंसंट्रेशन के साथ, सो दैट एग्जाम्स में मिलेंगे आपको 100% मार्क्स, जिसकी गारंटी है। क्यों? क्योंकि वीडियोस को हमने 100% मेहनत के साथ बनाया है, आपको अपना 100% देना है, एंड टुगेदर हम होंगे कामयाब, राइट? नाउ ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू with the 10th unit of our class 8 English Gulmohar book. Now the name of the chapter is Coming Home to Delhi. इसका जो पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम ऑलरेडी इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स। नाउ the first question is in this text mainly about how the author found Delhi when she came home to it, or about what Delhi was like before she left it. इस टेक्स्ट में मेनली क्या लिखा हुआ है कि ऑथर ने दिल्ली को कैसा पाया जब वो दिल्ली वापस आई, या जब वो दिल्ली में रहा करती थी। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दिल्ली। वेयर डज शी एक्चुअली टॉक अबाउट हाउ दिल्ली इज नाउ। इस पूरे टेक्स्ट में कहाँ वो इस बारे में बात करती है कि दिल्ली अभी एग्जैक्टली अभी कैसा है। Look through the different paragraphs until you find the one in which she does so. So आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है और फाइनली आपको वो लाइंस लिखनी है जहाँ पे वो करंट दिल्ली की बात कर रही हैं। So the answer is this text is about the author's fascination with Delhi, the 17th century Mughal capital as well as the present day capital city. So ये जो टेक्स्ट है ये पूरा ऑथर का फैसिनेशन है दिल्ली के बारे में, कि 17th सेंचुरी में जो मुगल कैपिटल थी और जो करंट दिल्ली की जो कैपिटल है, दिल्ली कैपिटल जो है वो कैसी है। दिल्ली bore testimony to India's long and rich history as well as author's personal history and memories of her childhood. So दिल्ली जो है उसमें इंडिया की तो लॉन्ग और रिच हिस्ट्री के बारे में है ही, प्लस जो हमारी राइटर हैं उनकी पर्सनल हिस्ट्री, उनकी जो मेमोरीज हैं वो सब कुछ कहाँ है, दिल्ली में है। अब जो लास्ट पैराग्राफ है, शी टॉक्स अबाउट हाउ दिल्ली रिटेन सम ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशंस इवन नाउ। सो ये जो है लास्ट पैराग्राफ में बात करती हैं कि आज भी किस तरीके से घरों में जो है सेम बच्चे जो है टिफ़िन लेके जाते हैं और वैसे ही सब्जी, वैसे ही पराठे पैक होते हैं, अचार रखा जाता है। तो वो जो लास्ट वाला पैराग्राफ है उसमें शी इज़ टॉकिंग अबाउट द करेंट दिल्ली। क्लियर? Next question is, let us divide the text according to what the author talks about. Complete the following. बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है कि जैसे है रिटर्निंग बाय ट्रेन फ्रॉम द हिल स्टेशन टू दिल्ली, ये कौन से पैराग्राफ में लिखा हुआ है। सो दिस इज इन पैराग्राफ्स 1 and 2. फिर दिल्लीज ग्लोरी इन द पास्ट 1000 years, दिस इज इन पैरा 3. उसके बाद है पैरा 4 में और बिगनिंग ऑफ द पैरा 5 में क्या दिया हुआ है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथर्स फैमिली होम एंड उनकी जो फैमिली पिकनिक होती थी। उसके बाद है अब फैमिली पिकनिक टू द कुतुब मीनार, इसके बारे में कौन से पैराग्राफ में दिया है, 5th, 6th और 7th। हाउ मच ऑफ द पास्ट इज स्टिल लेफ्ट, और ये है पैराग्राफ 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द चिल्ड्रन एंजॉय मोस्ट ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी। बच्चों को ट्रेन जर्नी में सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता था। यू रिमेंबर हमने जो वो पूरा टेक्स्ट में एक पैराग्राफ पढ़ा था जहाँ पे जब यमुना ब्रिज आता था, यमुना रिवर का जो ब्रिज आता था, वो लोग कॉइन्स को हर्ल करते थे, मतलब कॉइन्स को फेंकते थे पानी में फॉर द ब्लेसिंग्स। वो उनके लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ करता था। सो एज द ट्रेन अप्रोच द यमुना, द चिल्ड्रन वर गिवन कॉइन्स टू थ्रो इनटू द रिवर। जैसे ही जो ट्रेन थी वो यमुना रिवर के ब्रिज पे आती थी तो बच्चों को कॉइन्स दिए जाते थे पानी में फेंकने के लिए। They were told that when the coins hit the water, the children would get blessings. उन्हें ये बताया जाता था कि अगर वो जो सिक्का है वो पानी में गिरा तो उनको बहुत सारी blessings मिलेंगी। The children enjoyed sitting at the window and throwing the coins into the water. तो बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता था, खिड़की पे बैठ के वो जो कॉइन्स को पानी में फेंकना। Next is, how does the author describe the sight of the city as the train enters it? So जो ऑथर है उसने सिटी को किस तरीके से डिस्क्राइब किया था, जैसे ट्रेन जो है वो यमुना जो ब्रिज है उसको क्रॉस करके सिटी में एंटर कर रही होती है। The author talks about the view of the city as a miniature painting while the sun shines on the domes and minarets. तो वो क्या बताती हैं कि she talks about the city, कि सिटी एक मिनिएचर पेंटिंग की तरह लग रही होती है जबकि सन जो है वो उनके सारे डोम्स और मिनारेट्स पे शाइन कर रहा होता है।
Now, the author focuses on two things about Delhi's past. One is political power, force, wealth, and fame. What is the other? Were Delhi's rulers thinking about their own home, just as the author is now doing? What did they miss the most? अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास. पहली चीज़ कि ऑथर जो है 2 चीज़ों के बारे में, दिल्ली के बारे में फोकस कर रहे हैं. एक तो उसके पॉलिटिकल पावर के बारे में, फोर्स, वेल्थ और फेम. दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा, जो दिल्ली के रूलर्स थे उस टाइम पे, क्या वो भी अपने घर को उसी तरीके से याद किया कर रहे थे जैसे कि हमारी जो ऑथर हैं वो अभी इस चैप्टर में याद कर रही हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल, ऑल द रूलर्स जो कि उस वक्त पर्शिया से आए हुए थे या सेंट्रल एशिया से आए हुए थे. तो क्या उसी तरीके से वो याद नहीं कर रहे थे? और उन्होंने सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मिस किया? सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द आंसर. The author describes the food in Delhi and the food that the Mughal rulers preferred. तो एक तो उन्होंने दिल्ली के बारे में क्या बात की है, उसके फोर्ट्स के बारे में, वेल्थ के बारे में और फेम के बारे में. व्हाट इज द अदर? सो द अदर थिंग इज दिल्ली का फूड जो उन्होंने डिस्कस किया है. सो द फूड इन दिल्ली एंड द फूड दैट द मुगल रूलर्स प्रेफर्ड. तो उन्होंने दूसरी चीज़ के बारे में क्या बात किया है कि दिल्ली में क्या बनाया जाता था और जो मुगल रूलर्स थे उनको किस तरीके का खाना पसंद था, उनकी प्रेफरेंस क्या थी. We also learn about the history of Delhi's cuisine. अब यहाँ पे जो दिल्ली में आज की डेट में जो चीज़ें फेमस है, जैसे कि मीट एंड राइस फेमस है वहाँ पे, या उसके अलावा वहाँ पे पकौड़ीज फेमस है, चाय फेमस है. तो ये सब जो है ये कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री के बारे में हमें बताया गया है. Yes, Delhi's rulers were thinking about their home. अब जो सेकंड क्वेश्चन है, that were Delhi's rulers thinking about their own home? So yes, दिल्ली के जो रूलर्स थे दे वर थिंकिंग अबाउट देयर ओन होम, जस्ट एज द ऑथर इज लुकिंग बैक ऑन हर्स. जैसे ऑथर अपने घर के बारे में, दिल्ली के बारे में सोच रही है, वैसे ही वो अपने घरों के बारे में, पर्शिया के बारे में, सेंट्रल एशिया के बारे में सोचते थे. अब व्हाट डिड दे मिस द मोस्ट? दे मिस द क्लाइमेट एंड द फूड द मोस्ट. सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या मिस किया? जो लोग ये बाहर से जो रूलर्स आए थे दिल्ली को रूल करने के लिए, उन्होंने सबसे ज़्यादा मिस किया फूड और वहाँ का क्लाइमेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what had made the family master the art of getting 30 people into 2 cars? What was the art? अब जो ये फैमिली में 30 लोगों को 2 कार्स में मतलब भरना इज नॉट अ मजाक. तो ये कैसे होते थे और ये आर्ट क्या था? There were no less than 30 people in the author's family. ऑथर की फैमिली में 30 लोग से कम नहीं थे. The author says that she could not imagine a family being smaller than 30 members. तो ऑथर कहती हैं कि उन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं किया कि किसी फैमिली में 30 से कम लोग भी हो सकते हैं. About a dozen of them were children. इनमें से डजन तो सिर्फ बच्चे ही थे. The author's family was very large and they must have had to use their cars several times to go out. और उन्हें कहीं पे भी जाना है, किसी के घर जाना है, सिर्फ पिकनिक तो होता नहीं है, कहीं पे भी जाना है तो उन्हें कार्स यूज़ करनी पड़ती होगी. They would have mastered the art while doing it so many times. तो उनको जब भी कहीं जाना होता था तो 2 कार में 30 लोगों को भरने का ये जो आर्ट था ये उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मास्टर कर लिया होगा. The first layer in the car consisted of short ladies and teenagers. तो ये अभी हम पूरा पढ़ चुके थे कि जो सबसे पहला लेयर होता था, पहला लेयर का मतलब सबसे पहले कौन बैठते थे? जितनी भी छोटी छोटी आंटीज होती थी और टीनेजर्स होते थे. इसके बाद उनकी गोदी में कौन बैठता था? सेकेंड लेयर मतलब जो 10 से 12 साल के बच्चे. फिर द थर्ड लेयर कंसिस्टेड ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10. उनकी गोदी में कौन बैठता था? 10 साल से नीचे के बच्चे. जितने लंबे आदमी होते थे, द टॉल मैन सैट इन द फ्रंट सीट, वो फ्रंट सीट में बैठते थे. ऑन देयर लैप्स सैट द 10 to 12 ईयर ओल्ड्स होल्डिंग बास्केट्स एंड पॉट्स. उनकी गोदी में 10 से 12 साल के बच्चे बैठते थे. उनकी गोदी में जो है, जो आप पिकनिक वगैरह कहीं पे जाते हो तो आप पॉट्स कैरी करते हो या बास्केट्स कैरी करते हो जो ट्रंक में नहीं रखी जा सकती, वो रखा करते थे. तो बेसिकली इतनी बार आ जाके उन्होंने ये आर्ट को मास्टर कर लिया. व्हाट वाज द आर्ट? सेटिंग 30 people sitting in 2 cars. ओके, मतलब अगर 7 सीटर भी हुई, 7 सीटर में भी 14 लोग आते हैं. सो 14 का डबल इज लाइक गुड, राइट? सो हाउ डिड द ऑथर व्हेन शी वाज अ स्कूल गर्ल गेट हर लंच? विच वर्ड्स टेल यू दिस? सो ऑथर जब वो छोटी थी, एक स्कूल गर्ल थी, तो उन्हें अपना लंच कैसे मिलता था और कौन से वर्ड्स हैं जो आपको ये चीज़ बताते हैं?
The author, as a young girl, carried her lunch in a tiffin carrier filled with chapatis, vegetables and a piece of mango pickle. तब जब ऑथर जो है, जब एक छोटी बच्ची थी, तब अपना वो लंच एक टिफिन में लेके जाती थी, जिसमें क्या होती थी, चपातीस होते थे, वेजिटेबल्स होते थे और एक आम का अचार होता था. The following words tell us this. कौन सी बातें हैं जो हमें ये बताती हैं? Chapatis are cooked over hot fibers, buttered and stacked with the vegetables and a piece of mango pickle in a tiffin carrier to be carried by many people on their way to schools and offices, just as I did on my way to school in Delhi. So ये जो लास्ट पैराग्राफ 8 में ये जो लाइन्स हैं, यही बताती हैं कि वो किस तरीके से बचपन में अपना टिफिन कैरी किया करती थी. नेक्स्ट इज होम इज नॉट जस्ट अ ब्रिक एंड मोर्टार बिल्डिंग. होम जो है सिर्फ ईंट और पत्थर की, ईंट और सीमेंट की बिल्डिंग नहीं होती. इट इज़ मेड अप ऑफ थिंग्स यू लव एंड विल मिस द मोस्ट व्हेन यू लीव. ये उन चीज़ों का बना होता है, आपका जो घर होता है, जिनको आप अगर उसे छोड़ दो तो सबसे ज़्यादा मिस करोगे. इन द टेक्स्ट द राइटर डिस्क्राइब्स व्हाट होम मीन्स टू हर. अब इस पूरे टेक्स्ट में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि उनके लिए घर का मतलब क्या था. Read the text again and write what are the kinds of things she loved about Delhi. तो अब हमें एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें हमें बताना है कि हमारी जो राइटर थी उनको दिल्ली के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता था. The author fondly remembers her ancestral home in Delhi. So सबसे पहले तो उनका जो उनके दादाजी लोगों का जो घर था दिल्ली में, तो सबसे पहले तो उनको वो याद आता था. But since a home is not just brick and mortar, she remembers the food that was laid out at such times of family gatherings. तो उनको दूसरी चीज़ क्या होती थी, जो family gatherings थी उसमें जो खाना होता था वो याद आता था. And says that the Delhi menu of the local people has not changed much. और वो ये भी कह रही हैं कि आज भी जो दिल्ली के लोग हैं उनका जो लोकल मेन्यू है, जो सुबह आप ऑफिस लेके जाते हो, वो आज भी बहुत ज़्यादा बदला नहीं है. She also reminisces the picnics and summer holidays at the hills. वो जो है और किस चीज़ को याद करती हैं, वो पिकनिक्स के बारे में बात करती हैं और जो वो लोग अपनी समर हॉलीडेज़ के लिए हिल स्टेशंस जाते थे उस बारे में बात कर रही हैं. नेक्स्ट इज द राइटर्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट आर स्ट्रॉन्ग एंड विविड इन देयर डिटेल. जो राइटर की जो जितनी भी मेमोरीज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से उन्होंने बताई हैं. Coming home to Delhi is like an experience the writer's childhood through, मतलब basically seek. This is seek. So जो coming home to Delhi है, ये राइटर का चाइल्डहुड का पूरा एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली थ्रू हर आइज बट ऑल हर सेंसेस. ये सिर्फ ऐसा नहीं है जो उन्होंने देखा, बट हर वो चीज़ जो उन्होंने महसूस की उसको उन्होंने यहाँ पे बताया है. रीड दिस लाइन. रॉक्स ऑफ स्क्वॉकिंग मतलब रॉक्स ऑफ स्क्वॉकिंग मैना, रोज है ये. Rows of squawking मैनाज एंड पैरट्स वुड बी सर्कलिंग द पिंक स्काई. मतलब बहुत सारी जो मैना और पैरट्स जो हैं वो पिंक स्काई में, जैसे जब डॉन हो रहा होता है, जब एकदम सुबह सुबह जो है एकदम पिंक पिंक स्काई है उसमें वो दिख रही होती हैं. एज द स्टीम ट्रेन ट्रैवल टूवर्ड्स दिल्ली. तो यहाँ पे अभी जो हम बात कर रहे हैं ये हम शाम के टाइम की बात कर रहे हैं, जब वो दिल्ली की तरफ स्टार्ट होती है और उसके बाद वो लोग सो जाते थे और सून टाइम कितना हो जाता था, मॉर्निंग टी का टाइम हो जाता था. Now the writer's description of dawn is so vibrant you can paint a picture as you read. अब वो शाम की इतनी खूबसूरत सी इमेज बता रही हैं जिसमें सन डूब रहा है और पूरी जो स्काई है वो पिंक हो चुकी है और सन मतलब डॉन सो जहाँ पे हम डॉन सुबह की बात कर रहे हैं तो सन जो है वो पूरा पिंक हो चुका है. सन कैसे पिंक हो सकता है, सन जो है वो उग रहा है, पूरी स्काई पिंक हो चुकी है एंड जो बर्ड्स हैं वो एक रो में जा रही हैं. The line evokes both our senses of sight and hearing and pulls us into the writer's memory. तो ये जो है जब आप ऐसी कोई चीज़ इमेजिन करते हो साथ ही साथ आपको चिड़िया की आवाज़ आने लग जाती है, आपको ठंड का एहसास होने लगता है, हवा का फीलिंग आता है. तो इससे क्या होता है, हम सीधा जो है राइटर की जो मेमोरी है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. Identify other such lines in the text that appeal to our different senses, sight, hearing, smell, touch and taste. तो बेसिकली ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं और जो अलग अलग तरीके से इमेजरी को यूज़ किया गया है वो हमें बताना है. So the author's description of the viscous sugary milky tea served in terracotta cups which added to the tea and gave it its characteristic flavor appeals to our senses of sight and taste. तो जब वो बता रही हैं कि
जो वो शुगरी मिल्की टी जो है सर्व की जाती थी टेराकोटा के ग्लासेस में, जिसमें उसका टेस्ट भी आ जाता था। तो यहाँ हमारे टेस्ट बर्ड्स, साइट, और जो वो चाय वाले की आवाज़, हॉट टी, तो हमारे सारे सेंसेस जो हैं यहाँ पे काम करने लग जाते हैं। तो हम एक्चुअली इमेजिन कर सकते हैं एक स्टेशन का सीन जहाँ ट्रेन रुकी हुई है, चाय वाले आ रहे हैं और टेराकोटा के कप में वो चाय दे रहे हैं और वो लोग आवाज़ लगा रहे हैं गरम चाय गरम चाय। तो यहाँ पे जो है आपके सारे साइट, टेस्ट, हियरिंग, ये सारे सेंसेस काम कर रहे हैं। The description of the sun raining gold on the domes and minarets of the city evokes an image of very bright, dazzling sunlight, which seems to make the spectacle before her look like a scene from a miniature painting. अब वो यहाँ पे जब बता रहे हैं कि सुबह जब उनकी गाड़ी जो है दिल्ली पहुँच रही होती है, तो जो रास्ते में जो मीनारत्स हैं, डोम्स हैं, उसके ऊपर जब सन की जो रेज हैं जब चमक रही हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो पूरा सोना बिखेर रही हैं उसके ऊपर। वो इतना अच्छे ब्यूटीफुल तरीके से ग्लिसन कर रहा है, चमक रहा है। तो यहाँ पे भी ये जो है क्या इमेज दे रहा है हमको, एक बहुत ब्राइट डैज़लिंग सनलाइट है, जो कि ऐसा लग रहा है जैसे जिसमें सब कुछ एक मिनिएचर पेंटिंग की तरह दिखाई दे रहे हैं। The author raises the images of potatoes and peas being mashed and mixed with taste bud provoking items like ginger, turmeric and green chili. ओके, सो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो क्या बता रहे हैं कि उनको है ना, अब यहाँ पे हमारे टेस्ट बड्स को भी वो इवोक कर रहे हैं। कैसे? मस्त गरम गरम पूड़ियाँ, और मेरे मुंह में पानी आ गया। सो गरम गरम पूड़ियाँ और आलू मटर की सब्ज़ी, जिसमें पूरा उन्होंने अदरक और हरी मिर्ची और हल्दी सब कुछ डाला है। तो जब वो बता रहे हैं, तो जब मम्मी खाना बनाती है सुबह सुबह ठंड के मौसम में, या आप कभी कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, तो जो गरम गरम पूड़ियाँ निकलती रहती हैं और आलू की सब्ज़ी, और जब हम स्पेशली पिकनिक में जाके वहाँ खाते हैं, इसका स्वाद अलग ही हो जाता है। तो यहाँ हमारी टेस्ट बड्स भी स्टार्ट हो गए काम करना। She describes in photographic detail about chapatis cooked over hot fires and buttered and stacked with vegetable, and to tickle the taste buds further, a piece of mango pickle. अब यहाँ पे अगेन वो एक फोटोग्राफिक डिटेल बता रही है कि किस तरीके से उनकी जो मदर हुआ करती थी, वो क्या करती थी, टिफ़िन में सब्जी पैक करती थी, जिसके बगल में रोटियां रखी जाती थी। ये रोटियां कहाँ बनती थी? हॉट फायर, मतलब जो है एकदम ऊपर जो है तवे को हटा के जब आप चूल्हे के ऊपर उसको एकदम गरम गरम पकाते हो, फुलाते हो, उसके बाद उसके ऊपर बटर लगा के, घी लगा के, उनको बंद करके, मतलब फोल्ड करके डब्बे में पैक कर देते हो। और हमारे टेस्ट बड्स को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मतलब और थोड़ा हमारे टेस्ट बड्स को टिकल करने के लिए, वो ये भी बताते हैं कि उसके साथ एक छोटा सा आम का अचार भी रखा जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू द राइटर्स रिकलेक्शंस मेक यू फील? अब ये राइटर ने जो ये पूरा जो चैप्टर लिखा है, इसका जो पूरा रिकलेक्शन है, आपको कैसा लगा ये पढ़ के? कैन यू रिकलेक्ट एनी मेमोरीज दैट आर एज विविड? क्या आपको ऐसी कुछ मेमोरीज याद आती हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स के घर की, या आपके आप कहीं जाते हो अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए, तब आप जब वापस आ जाते हो तो आपके घर से जुड़ी कुछ यादें जो आपके पास हों? So the writer's recollection conjures very vivid images of her childhood, about the plight of the Mughal rulers trying to make a home in a strange land, about memory of seeing Delhi in the morning light from above the Yamuna, her memories of picnic to the Qutub Minar and so on. तो यहाँ पे राइटर ने बहुत सारी बातें एक साथ की हैं, जो इमेजेस, विविड इमेजेस, डिफरेंट इमेजेस उनके चाइल्डहुड की, प्लस ये जो मुग़ल रूलर्स वो किस तरीके से अपने घर को मिस किया करते थे उस बारे में, प्लस किस तरीके से जो है ये लोग पिकनिक पे जाया करते थे, या यमुना जी का साइड, कॉइन्स फेंकना, पिकनिक पे जाना, ट्रेन जर्नीज करना, तो वो इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं। इट इज़ क्लियर दैट शी इज़ नॉस्टैल्जिक अबाउट दिल्ली ऑफ हर मेमोरीज। सो शी इज़ नॉस्टैल्जिक अबाउट द दिल्ली ऑफ अर मेमोरीज, जो उनकी यादों में जो दिल्ली बसा है ना, उसके लिए वो नॉस्टैल्जिक फील कर रही हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बट ऑल्सो अफर्मेटिव दैट दिल्ली हैज़ एन एग्जिस्टेंस इवन टुडे, और वो अभी भी अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है कि आज भी दिल्ली में वही एहसास है, आउटसाइड ऑफ अर माइंड, मतलब उनके माइंड में जैसा एक दिल्ली बसा हुआ है, आज भी ऐसा ही एक दिल्ली जो है बसा हुआ है इन द रियल वर्ल्ड। इट इज़ अ विविड राइटिंग ऑफ रेमिनिसेंस, और इसमें जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने जो है यादों की बात की हुई है। सो दैट इज़ इट, हियर वी आर डन विद द क्वेश्चन आंसर्स, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स खत्म हुए हैं,
ग्रामर पार्ट बचा हुआ है, राइटिंग पार्ट बचा हुआ है, वर्ड्स इन यूज़ मतलब वोकैबुलरी पार्ट भी बचा हुआ है। तो वो सब हम कब करेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक श्योर दैट यू आर विथ मी। अगर कोई भी डाउट होता है यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, और एल्स मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके इसका एक्सप्लेनेशन एक बार और समझ लेना, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो यू विल हैव सर्टेन डाउट्स। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, हमारी वेबसाइट पे, जहाँ पे आप जैसे ही एड्रेस बार में magnetbrains.com डालोगे आपके पास ये होम पेज ओपन होगा। यू हैव टू क्लिक ऑन द क्लास दैट यू विश टू स्टडी, सब्जेक्ट एंड देन द टॉपिक, एंड आपके पास वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? That's it, simple. So I'll see you soon in my next video. Take care of yourself. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.